चलिए पहले की अगर बात करते हैं तो टूल्स, इम्प्लीमेंट एंड द अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। मतलब पुरानी जानकारी के लिए हमें अगर पुरानी रिसोर्स की अगर बात करते हैं या पहले के समय के लोगों में के रहन सहन के तरीके को अगर जानना होता है तो उस समय के टूल्स को, इम्प्लीमेंट्स यानी कि बर्तन वगैरह को या उस समय के उपकरणों को अच्छी तरह से हमें देखना पड़ता, अच्छी तरह से उस पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रकाश डालना पड़ता, तब जाके हमें पुरानी हिस्ट्री या लोगों के रहने के तरीके, लिविंग स्टैंडर्ड को, वो कैसे काम करते थे, कैसे वो रहते थे, इन सब को के बारे में पता किया जा सकता था। क्योंकि उस समय में कोई लिखित दस्तावेज नहीं हुआ करते थे, तो लिखित दस्तावेज नहीं होने के कारण उस समय के उपकरणों पर, हथियारों पर, उनके द्वारा बनाए गए जो हथियार थे, जो पत्थरों से या ये पत्थरों से, लकड़ियों से जो हथियार बनाए गए थे, उन पर हमारा विशेष ध्यान था, ताकि उन हथियारों से, उन उपकरणों से, बर्तनों से, ज़मीन के नीचे मिलने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तनों से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो अब के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो होता है वो जितने भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानना होता है तो उसके बारे में हमें जानने के लिए हमें रिटन डॉक्यूमेंट प्राप्त मिल हुए हैं। बहुत सारे जगहों पर हमें कई जगह पर लिखित साक्ष्य मिले जिसके सहायता से हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से जान सकते हैं। सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बोल रहा है कैसे लोगों के रहने का तरीका बदल गया, साथ ही साथ उनके रहने के तरीके कैसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, ये सब जानने के लिए आज हमारे पास एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। लाइफ्स ऑफ द पीपल बोला पुराने बात करते हैं, अगर पहले की अगर बात करते हैं तो पहले के लोगों के तरीकों को रहने उसे समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित एविडेंस तो थे नहीं। जो भी एविडेंस है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे, ज़मीन के अंदर से निकाले गए थे, इंस्क्रिप्शन थे, या फिर कह सकते हो टूल्स थे, आर्किटेक्ट थे। तो इन सब चीज़ों से किसी व्यक्ति के रहने के तरीक़ों को बताना काफ़ी मुश्किल होता था। हाँ, बस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन लोगों के द्वारा इन सब बर्तनों का या फिर हथियारों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन समाज में उसे कैसे प्रयोग करना है, कैसे वो लोग उपयोग करते थे, कैसे उन हथियारों को बनाते थे, ये सब सारी बातें पहले के समय में बताना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कोई विशेष पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता वैसे चीज़ें मिली नहीं है। जो भी मिली है वो काफ़ी कम मिली हैं, कम जानकारी के अनुसार मिली हैं, और हर अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर मिली है। तो बस उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पहले के समय में कितने पहले लोगों का विकास हुआ, लोगों ने किस प्रकार के हथियार बनाना शुरू किए, लोग कैसे रहते थे, इनका बारे में जानकारी मिल सकती थी। लेकिन कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं मिलने के कारण उनके लिविंग स्टैंडर्ड को समझना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो लिटरेचर, रिटन डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ कई अनदर कल्चरल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के डॉक्यूमेंट भी हमें मिले हैं, जिससे आसानी से हम आज के समय में लोगों के रहने के तरीकों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। जैसे अगर वेदा सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, वेदा कल्चर की हम बात करते हैं, तो वेदास समय में कई वेद मिले हैं, जिसमें से 4 प्रमुख वेद हो गए, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये प्रमुख वेद हैं जिसमें लोगों के रहन सहन के तरीके, पूजा पाठ के तरीके, विधि विधान के तरीके, सभी चीज़ों को वर्णित किया गया है। और इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि वैदिक युग सभ्यता में लोग कैसे रहते थे और किस तरह से अपना सोसाइटी का निर्माण करते थे। लेकिन जब पहले की अगर कल्चर की बात करते हैं, उसके पहले की अगर बात करते हैं जिसमें लिखन कला का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास की सिर्फ कुछ टूल्स हैं, कुछ औजारें हैं और कुछ उपकरण हैं जो ज़मीन के अंदर से खोद में निकाले गए हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई विशेष जानकारियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम की अगर बात करते हैं कि पहले की सभ्यता में जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था या फिर कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो उस समय के बात अगर जब हम करते हैं तो एक अनुमानित समय का हम लोग लक्ष्य रखते हैं कि कितने साल पहले, अनुमानित समय के इतने साल पहले लोगों का विकास हुआ था, क्रमबद्ध विकास हुआ था, या फिर उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। कोई एक फिक्स पीरियड को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग ताम्र युग की ही बात करते हैं, कैलकोलिथिक एज को, या फिर आयरन एज की बात करते हैं, तो ये हम बस अंदाजे से कह सकते हैं कि 1500 साल पहले या 2000 साल या 3000 साल पहले कौन सा
एज हुआ करता था, लेकिन कोई फिक्स प्रॉपर डेट बताना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग बस अप्रोक्सीमेट एक रफ डाटा बताते हैं कि इतने साल पहले वैदिक सभ्यता चली थी। ईसा के जन्म से 1500 साल पहले वैदिक सभ्यता चली थी। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो करीब 3000 पहले 2500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। लेकिन कोई फिक्स डेट बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम बस इस डेट को इस अंदाज से बता सकते हैं क्योंकि हमें हर एक जगहों पर, कई जगहों पर कुछ न कुछ उपकरण मिलते गए हैं। कहीं हमें हथियार मिले हैं, कहीं खिलौने मिले, कहीं पर ईंटें पत्थर मिले, कहीं पुराने मनके मिले हैं। तो उनके कार्बन डेंटिंग मेथड से हम उनके समय काल को हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि समय काल को फिक्स निर्धारण नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पुराने के समय में मेजरमेंट टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। वह बस अप्रॉक्स करके बताया जाता था, एक अनुमानित तरीके से बताया जाता था। लेकिन आज की अगर बात करते हैं डेटिंग ऑफ द कल्चर, तो इवेंट बिकॉज रिलेटिव एक्यूरेट, ये बिल्कुल आज के समय की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसके रिटन प्रूफ मिले हैं। डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है कि कितने समय पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चला। ईसा के 3 शताब्दी पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, राज सम्राट अशोक का शासनकाल चला था, गौतम बुद्ध का शासनकाल चला। तो उनका डेट मेंशन किया गया, जिस कारण से हमें प्रॉपर डाटा मिल जाता है कि किस समय पहले क्या हुआ था। जबकि पहले की अपेक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद के डाटा में जब हम लोगों के पास लिखित प्रूफ आने लगे तो हमारे पास हिस्ट्री की प्रॉपर डाटा हमें मिलने लगे कि कौन सी घटना किस डेट में हुई थी। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है वाई शुड बी स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री। हम लोग बताते हैं कि हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री को आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। ह्यूमन के जैविक विकास को, या कह सकते हो कि ह्यूमन के सांस्कृतिक विकास को हम लोग आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। इतनी दिलचस्पी से हम लोग आखिर इससे क्यों पढ़ना चाहते हैं, या ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे आसान सा सवाल हम कर सकते हैं कि किसी वस्तु के या किसी जैविक वस्तु के विकास में, चाहे किसी भी वस्तु के विकास की अगर बात करते हैं, तो उसके विकास क्रम को जब हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि कैसे वह वस्तु समय के अनुसार अपने आप को बदल रही है, धीरे धीरे अपने आप को बदलती है। क्योंकि पता है हमें कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ एक समान नहीं रह सकता है, वो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस परिवर्तन से हमें यह जानने के लिए मिलता है कि कैसे मानव के अंदर उनके जैविक विकास हुआ, कैसे उनकी सांस्कृतिक विकास हुई, और इन सब को जानने के लिए हमें ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द स्टडी ऑफ अर्लियर ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन काइंड, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन इन रिलेशन टू चेंज इन क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट। बोल रहा है कि कैसे वातावरण का विकास हुआ है, कैसे वातावरण से, क्लाइमेट से, जलवायु से किस तरह से लोगों के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन चला, कैसे लोगों के क्रमबद्ध विकास हुआ। पृथ्वी पर जैसे जैसे जलवायु बदलती गई, उनके वातावरण बदलते गए, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच में भी बदलाव होते चला गया। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ह्यूमन काइंड। संपूर्ण मानव जनजाति जो है उनके बायोलॉजिकल, कह सकते हो कि जैविक और कल्चरल इवोल्यूशन, यानी कि बायोलॉजिकल, जैविक और सांस्कृतिक इवोल्यूशन धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए। और उनके परिवर्तित होने का मेन कारण था क्लाइमेट एंड द इन्वायरमेंट। उनके मेन परिवर्तित होने का कारण था वहाँ की जलवायु और वातावरण। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु बदलते चले गए, उनके अगल बगल का वातावरण बदलते चला गया, मनुष्य जनजाति की भी जैविक विकास धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता चला गया। मानव जनजातियों में संस्कृति का विकास होने लगा। पहले मानव जनजाति जो थी वो बंदर वनमानुष की श्रेणी में आते थे, वो लोग जानवरों की तरह रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में उनमें संस्कृति का विकास हुआ, वे सेटल होना शुरू कर गए। और इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमने, और ये सारी प्रक्रिया कैसे चली, इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है ह्यूमन हिस्ट्री। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर टू द ग्रेजुअली फिजिकल एंड जेनेटिक चेंज थ्रू विच आवर एर्लियर एंसेस्टर्स नोन एज एस्ट्रोलोपिथेकस। बोल रहा है कि हमारे जो विकास हुआ, हमारा जो जैविक विकास हुआ, जैविक विकास का जो अध्ययन करते हैं, या फिर उनके जो जैविक विकास में जो क्रमिक अध्ययन हुआ,
वो हमारे शारीरिक और आनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से हमारे प्रारंभिक पूर्वज जिन्हें हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस के नाम से जानते थे, बोल रहा है कि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन हुए हैं। और ये जो क्रमबद्ध तरीके से जो परिवर्तन हुए वे हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर्स मतलब हो गया हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे जिन्हें हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस के नाम से जानते हैं, उन पूर्वजों से ही हमारा धीरे धीरे जैविक क्रमिक विकास हुआ है। हमारे पूर्वजों के पास उतनी ज़्यादा मानसिक शक्ति नहीं थी, मानसिक विकास उनका नहीं हुआ था, लेकिन समय के अनुसार हमारे शरीर में धीरे धीरे शारीरिक और आनुवांशिक परिवर्तन होते चले गए। भले ही हमारी शारीरिक क्षमता घटती चली गई, लेकिन हमारी मानसिक शक्ति में काफ़ी ज़्यादा विकास होते चला गया। जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स थे उनसे हमारे जो मस्तिष्क है उनसे कहीं ज़्यादा डेवलप होते चला गया। इसी को हम जैविक विकास कह सकते हैं। या फिर यह सीधी भाषा में अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है कि जैविक विकास का अर्थ क्रमिक शारीरिक और आनुवांशिक परिवर्तनों से है। जैविक विकास का जो अर्थ होता है यह शरीर के क्रमिक शारीरिक और आनुवांशिक परिवर्तनों से ही होता है। इसी चीज़ को हम साधारण भाषा में जैविक विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलियस मीन्स हो गया साउदर्न, और फिटेकस मतलब हो जाता है पेरीमेट्स। अब इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलियस का मतलब हो गया साउदर्न इसलिए क्योंकि जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमारा जो विकास हुआ था वह दक्षिणी भाग में शुरू हुआ था, क्योंकि पता है कि हमारा विकास साउथ अफ्रीका के कुछ सेक्टर से शुरू हुआ था और पूरे विश्व में फैलता चला गया था। तो चूंकि साउथ अफ्रीका पृथ्वी के दक्षिणी हिमस्फीयर में पाया जाता है, या फिर कह सकते हो कि साउदर्न हिमस्फीयर में पाया जाता है, इसलिए हमारे पूर्वजों को ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया। जो दक्षिण के तरफ जो वानस या हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, बंदर, वनमानुस, वानर, चिंपैंजी, उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रिमेटिव्स का मतलब हो गया हमारे पूर्वज, जैसे बंदर हो गए, चिंपैंजी हो गए या वनमानुस हो गए, तो वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। इनके बारे में डिनोट किया जाता है कि ऑस्ट्रेलियस मतलब दक्षिणी की दिशा में और पिथेकस मतलब दक्षिणी दिशा में वैसे जीव जिनका विकास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आधुनिक मानव के रूप में होने लगा। बोल रहा है कि इन्वॉल्व इनटू द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमोसेपियर। बोल रहा है हमारे जो पुराने पूर्वज हुआ करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले गए मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में, और बाद में जब इनका विकास हुआ तो इन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को, जिनके पास मानसिक शक्ति आने लगी, सोचने समझने की क्षमता आने लगी, वैसे वनमानुष को होमोसेपियन का नाम दिया जाने लगा। और यही होमोसेपियन ज्ञानी मानव के रूप में कहे जाने लगे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। Cultural evolution explain how human adapted to their surrounding during the Quaternary period। बोल रहा है क्वेटरनरी पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो क्वेटरनरी पीरियड का मतलब होता है अप्रॉक्स 26 लाख ईयर। अब इस लाइन में यह कहा जा रहा है कि कल्चरल इवोल्यूशन, हमारा जो सांस्कृतिक विकास हुआ है वो क्या होता है ना कि एक्सप्लेन करता है हमारे सांस्कृतिक विकास, इवोल्यूशन जो हम करते हैं अपने मनुष्य के, अपने पुराने पूर्वजों की बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कैसे हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने अडॉप्ट करना सीखा अपने आसपास के वातावरण को, कैसे उन्होंने अडॉप्ट करना सीखा अपने आसपास के वातावरण को, और साथ ही साथ जैसे जैसे वो समय के अनुसार ढलते चले गए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना भी सीख लिया। प्राकृतिक संसाधनों जैसे हथियार बनाना, पत्थरों से हथियार बनाना, फिर धीरे धीरे बाद में लकड़ी और पत्थर की सहायता से कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाने, या फिर अन्य तरीक़ों से उन्होंने अपने आप को विकास किया, अपनी तकनीक को विकास किया, अपने अंदर तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास किया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, बदलते वातावरण के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार, बदलती हुई इन्वायरमेंट के अनुसार
अपने आप का विकास भी किया, अपनी मानसिक शक्ति का भी विकास किया और अपनी स्थिति को भी सुधारने के लिए उन्होंने सीखा। पहले स्टार्टिंग में जहाँ मानव पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहा करते थे, घूमते थे, हंटर और गैदरर कहलाते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया और एक सेटल होना शुरू किए, बस्ती बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वे समाज बनाने शुरू कर दिए। तो इसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि कैसे हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, ह्यूमन अडेप्टेड देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड, यानी कि पिछले 26 लाख साल पहले जो मानव जनजाति का विकास हुआ, जो मानव का विकास हुआ, जो हमारे जो पूर्वज जो वनमानुष हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे, चिंपैंजी हुआ करते थे, उनसे हम लोग कहीं आगे बढ़कर अपने आप अपने मस्तिष्क का विकास किया और एक नए तरीके से दुनिया को देखने के लिए सीख लिए। द सर्वाइवल द चेंजिंग क्लाइमेट एंड द सर्वाइव द चेंजिंग क्लाइमेट एंड environmental condition human develop tools technique and other form of technology to make use natural resource। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों ने अपना विकास किया, क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हुआ, परिवर्तित परिस्थितियों को हमने समझा, जाना, अपने आसपास के वातावरण को समझा, वैसे वैसे हमारा विकास हुआ। हम लोगों ने इन्वायरमेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश की, यानी कि परिवर्तन कैसे होता है, हमारे आसपास के वातावरण में कैसे परिवर्तन होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ह्यूमन डेवलप टूल्स एंड टेक्निक एंड अदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने नए नए टूल बनाना सीखा, नए नए आविष्कार सीखे, नए नए तरीके सीखे, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में नई नई चीज़ें सीखी, और कैसे नेचुरल रिसोर्स की सहायता से हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बदला। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपने रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। और यह पूरी प्रक्रिया करीब 1 क्वाटरनरी, या कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाटरनरी में चली, यानी कि करीब 26 लाख साल पहले, 26 लाख साल पहले फर्स्ट क्वाटरनरी में हमारी पूरी यह प्रक्रिया चली थी। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर क्वाटरनरी की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी के जाति को, पूरे मानव जनजाति को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था हेलोसीन और दूसरा था प्लेस्टोसीन युग, जिसमें मैमथ काल का चलन चलता था। मैमथ काल जहाँ बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, उस समय के बीच के काल को, वहाँ पर मानव का वनमानुष का विकास हुआ, उस पूरे पीरियड को प्लेसेंटोसीन युग और दूसरे को हेलोसीन युग कहा गया। हेलोसीन युग में ये आधुनिक मानव के जनन के बाद की क्रिया को बताया गया है। चलो, यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोगों ने समय के अनुसार अपने वातावरण को, जैसे जैसे हमारे वातावरण बदलते चले गए, हम लोगों ने डेवलप करना सीखा, नए नए टूल बनाना सीखे, टेक्निक बनानी सीखी और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया। और इतना ही नहीं, जब हम लोगों ने जो भी चीज़ सीखा वो यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे उसी की सहायता से हम लोगों ने अपने विकास किया। हम लोगों ने बिल्कुल नए तरीके से दुनिया को बनाना के लिए शुरू कर दिया। Over time, human way of life changed from hunting and gathering to agriculture and food production। बोल रहा है समय बीतते चला गया, जैसे जैसे समय बीतते चला गया, जो ह्यूमंस थे उनकी लाइफ चेंज होती चल गई। पहले हम लोग हंटिंग और गैदर कहलाते थे, हंटर्स और गैदर कहलाते थे। धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल बदलती चली गई और हम लोग एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्शन कहलाने लगे, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन कहलाने लगे। समय के अनुसार जैसे जैसे मानव जीवन शैली का विकास हुआ, पहले हम लोग शिकार और संग्रहक कहलाते थे, अब वो शिकार संग्रहक न कहला करके अपनी परिस्थिति को बदल करके कृषि और खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए, कृषि और खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए। और यही सारा धीरे धीरे विकास हमारी मानव जनजाति को धीरे धीरे अपग्रेड करते चला गया, नए तरीके से डेवलप होते चले गए। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड द मटेरियल गुड लीड द फाउंडेशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जब हम लोगों ने खेती करना सीखा तो खेती पहले लिमिटेड अमाउंट में करते थे, फिर हम लोगों ने औजार बनाना सीखा, फिर औजार की सहायता से ज़्यादा मात्रा में सरप्लस फूड उपजाना शुरू कर दिया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खेती करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने
ज़्यादा खेती शुरू कर दिए, हम लोगों ने मटेरियल्स गुड उपजाने लगे, हम लोगों के पास जब भौतिक स्थिति आने लगी, हम लोगों के पास भौतिक वस्तुएं होने लगी, खेती होने लगी, भौतिक वस्तुओं का हम लोग यूज करना शुरू कर दिए, तो हमारी जो जीवन थी, जो घूम घूम करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अब वो जीवन हम लोगों ने सिविलाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। अब एक जगह से दूसरा जगह घूमना बंद कर दिया और एक सिविलाइजेशन यानी कि एक छोटी छोटी बस्तियां बनानी शुरू कर दिए। फाउंडेशन फॉर द इमरजेंस ऑफ द सिविलाइजेशन, ये जो हमारी खेती स्टार्ट हुई, हम लोगों ने जोर से ज़्यादा खेती करना सीखा, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना सीखा, यह एक प्रकार से लीड बना, यह कह सकते हो फाउंडेशन बना, एकदम सभ्यता की उदय की शुरुआत हुई, एक नए सभ्यता की उदय की शुरुआत हुई, जहां मानव जनजाति शिकार और संग्रह से हट करके कृषि और खाद्य उत्पादन के साथ साथ एक सिविलाइज बनी, यानी कि शहरी संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति का उदय भी शुरू कर दिया। देखिए, होमो इरेक्टस की अगर बात करते हैं तो होमो इरेक्टस का जो पूरा समय काल चला था, ये करीब 2 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर एगो की बात है कि 2 मिलियन ईयर एगो जो अफ्रीका में जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो अफ्रीका से निकल के पूरे देश में फैल गए। तो अब बात है कि हमें कैसे पता चला कि वो अफ्रीका से निकले, हमारे एंसेस्टर अफ्रीका में रहते थे और वो अफ्रीका से ही निकले, या जिन्हें हम लोग होमो इरेक्टस कहते हैं वो आखिर हैं कौन, और सारी विश्व में जो लोग फैले थे वो होमो इरेक्टस ही है। तो सिंपल से इस जानने के लिए हमारे पास कोई लिखित प्रूफ तो है नहीं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो हम उनके बारे में जानेंगे उनके टूल्स से। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दिस टूल हैव बीन फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप, यानी कि ये जो टूल थे जो पहले अफ्रीका में पाए जाते थे, इंडिकेटिंग देयर ओरिजिन इन अफ्रीका एंड देयर डिस्पर्सन बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर एगो, यानी कि कह रहे हैं कि जो हमने देखा, हम लोगों ने जब इसके बारे में गहन अध्ययन किया, तो हम लोगों ने एक चीज़ पाया कि जो हथियार, जो टूल्स, जो उपकरण हमें अफ्रीका में मिलते थे, अफ्रीका में मिलते थे, सेम ऐसे ही हथियार, उन्हीं पद्धति से बनाए गए हथियार, उपकरण हमें एशिया और यूरोप में भी प्राप्त हुए। और यह इस बात का सबूत हो गया कि हमारे जो वंशज हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो अफ्रीका से निकल करके एशिया और यूरोप जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे फैल गए। और ये जो दौर चला था, ये करीब करीब 2 लाख वर्ष पुराना, यानी कि 2 मिलियन ईयर एगो के आसपास की बात है कि होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकल के अलग अलग एरिया में फैल गए। तो ये जो लोग फैल रहे थे, उस टाइम के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम उनके टूल्स से, उनके हथियारों से, उनके उपकरणों से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। अनदर मेजर मूवमेंट आउट ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस अराउंड 1,25,000 ईयर एगो, और ऐसा ही एक दौर और चला। पहला दौर चला था 2 मिलियन ईयर एगो, और दूसरा एक और दौर चला है जो 1,25,000 ईयर, यानी कि 1,25,000 साल के आसपास चला, 1,25,000 साल पहले चला, यानी इसे हम दूसरा वेव कहते हैं। इसे दूसरा वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वेव में जो टूल्स हमें मिले वो सारे एरिया मिले, और ऐसे ही दूसरा वेव चला जिस समय फिर से अफ्रीका में जो हमारे एंसेस्टर्स हुए थे वो फिर से एक बार वहाँ से निकल करके पूरे कंट्री में, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। और इनकी पहचान ऐसे की जाने लगी क्योंकि इनके पास जो हथियार मिले, इनके पास जो टूल्स मिले, वो बिल्कुल अलग क्वालिटी के थे। पुराने एंसेस्टर्स से और नए एंसेस्टर्स में, दोनों में हथियार जो बने वो बिल्कुल अलग तरीके से बने, उनके रहने के तरीकों में परिवर्तन हो गया। जो हमारे पास प्रूफ मिलने लगे वो भी बिल्कुल पुराने एंसेस्टर और नए एंसेस्टर में बिल्कुल अलग अलग थे। Exit that associated with the earlier Homo sapien ourselves, modern human, who also evolved in Africa around 3 lakh years ago and now spread all over the earth. बोल रहा है कि हम लोगों ने अभी देखा कि करीब 2 लाख साल पहले जो हम पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स बाहर निकले, जिन्हें हम लोगों ने होमो इरेक्टस कहा, लेकिन बाद में करीब 1,25,000 वर्ष पहले, 1,25,000 वर्ष पहले जो दूसरा दौर चला,
जिसमें अफ्रीका से हमारे एंसेस्टर निकल के पृथ्वी के अलग अलग भागों में गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए, उन्हें हम लोगों ने मॉडर्न ह्यूमन कहा। और यही ह्यूमन हमारे पूर्वज हुआ करते हैं, जिसे हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। आधुनिक मानव जो जिनके हम लोग वंशज हैं, या कह सकते हो कि हमारे पूर्वज हुए होमो सेपियन, और इन होमो सेपियन के पूर्वज कहलाए होमो इरेक्टस। ये सिंपल सा एक पैटर्न चला है, क्योंकि जो सबसे पहला जो पूर्वज जो बाहर निकले, जो हमारे जो एंसेस्टर्स बाहर निकले, उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। उन्हें हथियार बनाना आता था, उनके हथियार अलग अलग विश्व के एरिया में पाए गए। उसके बाद जो लोग बाहर निकले उन्हें होमो सेपियन कहा जाने लगा। होमो सेपियन या ज्ञानी मानव कहा जाने लगा। इन्होंने बस्ती बनाने के लिए या खेती करने के साथियों के साथ ये लोग अपनी कला के साथ पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए, और इन्हीं होमो सेपियन के वंशज हम लोग हैं जो आज के मॉडर्न ह्यूमन कहलाए। बोल रहा है वी ऑल्सो इन्वॉल्व अफ्रीका अराउंड द 3 लाख ईयर एगो एंड द स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। जो हम लोग जो 3 लाख साल पहले जो बाहर निकले, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पर, पूरी तरफ सभी कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे फैल गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी थिंक अर्लियर ह्यूमन लेफ्ट टू माइग्रेट अदर रीजन। ऐसा क्यों हुआ, या हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे जो अर्लियर ह्यूमन का हुआ करते थे, वो अफ्रीका से माइग्रेट आखिर क्यों किए। अफ्रीका से ऐसा क्या रीजन हुआ कि वो अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा प्रूफ काफ़ी है, लेकिन फिलहाल बस एक ही प्रूफ को ज़्यादा मान्यता दी गई है कि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हुआ, वहाँ के टेम्परेचर में चेंज हुआ, वहाँ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बदल गया, जिस कारण वहाँ पर रहने वाले एंसेस्टर ने अपना घर छोड़ करके पृथ्वी के अलग अलग कोने में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इस कॉलम को अच्छी तरह देखते हैं। इस कॉलम में पूछा गया क्वेश्चन, हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स। आखिर हम अपने एंसेस्टर के बारे में कैसे जानते हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल, उनके रहने के तरीके के बारे में हमें कैसे पता चला। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातत्व वैज्ञानिक जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, या पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उन्हें खोजते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एक्सप्लोर अर्लियर ह्यूमन साइट to uncover clues such as tools, bones, and other objects left behind our earlier ancestors. Each clue helped them to build a picture how to people live a long year ago. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन साइट को अनकवर करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, ऐसी ऐसी जगहों को खोजना शुरू किया जहाँ पर पहले मनुष्य रहा करते थे। उनके द्वारा छोड़े गए टूल्स को, उनके द्वारा छोड़े गए औजारों को, उनकी हड्डियों को, जो दफनाई गई हड्डियां थी, उन्हें ज़मीन के अंदर से निकाला गया, उन पर विशेष एक्सपेरिमेंट किया गया, और इन सारे क्लू को मिला करके हमने यह जाना कि हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे पहले कैसे रहते थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, वो कैसे हथियार बनाते थे। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के आधार पर हमने एक पीरियड तैयार किया, और हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में अच्छी तरह से जान पाए। टू बेटर अंडरस्टैंड दीज क्लू, आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग एंड यूजिंग द सिमिलर टूल्स। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वैसे ही टूल को अपना फिर से बनाना शुरू किया, जैसे उन्हें टूल्स मिलता था। मान लीजिए उनके पास एक पत्थर को तोड़ करके कोई कुल्हाड़ी या कोई हथियार बनाया जाता था, तो ये लोग उस जमाने में कैसे बनाते थे, उसके लिए उन्होंने आज के ह्यूमन ने एक्सपेरिमेंट किया। 2 पत्थरों को रगड़ करके, तोड़ करके वैसे ही कुल्हाड़ी बनाने का प्रयास किया, और इनसे उन्हें एक क्लू मिला कि सच में पुराने जो हमारे एंसेस्टर थे वो इसी पद्धति से हथियार या नए नए टेक्नोलॉजी बनाते थे, नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, ताकि उन्हें नए
क्या कह सकते हो कि उन जो आज के जो लोग हुए थे उन वो आइडिया लगाते थे इन एक्सपेरिमेंट से कि कैसे पत्थरों को तोड़कर, पुराने ज़माने में पत्थरों को तोड़कर हथियार बनाए जाते थे। और यह जानने के लिए उन्होंने आज भी उससे उसी पद्धति से नए नए तरीके बनाने शुरू किए, नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिए। और ये डिपेंड कर दिस हेल्प टू लर्न हाउ अर्लियर ह्यूमन क्रिएट यूजिंग द डिपेंड दिस ऑब्जेक्ट इन डेली लाइफ। मतलब यह जो तरीका हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें आज के लोग पुराने ज़माने के द्वारा बनाए गए हथियारों को की नकल जो करते थे, यह एक आइडिया दिया हमारे मानव को। हमारे जो जियोलॉजिस्ट थे, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्हें एक आइडिया देता है कि हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे और कैसे हथियार बनाते थे, कैसे उन्होंने नए नए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते थे, कैसे वो लोग उनके ऑब्जेक्ट को यूज करते थे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। हु वर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स। बोला हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, या ये समझ लीजिए कि कहाँ से आए थे, उनका विकास कैसे हुआ था, हमारे जो पूर्वजों हुए उनमें और हमारे में क्या समानताएं हुई, क्यों हम लोग एक जानवरों से एक अलग दुनिया, एक अलग स्पेसीज बन कर के उभरे। द earliest human settlement were found in Africa, Asia and Europe, and together they constitute what we today call the old world। बोल रहा है हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसमें देखा गया है कि जो ह्यूमंस थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, वो जनरली अफ्रीका में तो उनका उदय हुआ, या कह सकते हो कि अफ्रीका से ही उनकी स्थापना होने लगी, अफ्रीका में उनका जन्म हुआ। उसके बाद सेम वैसे ही ह्यूमन सेटलमेंट जो अफ्रीका में लोग रहते थे, वैसे ही कुछ प्रूफ हमें एशिया से भी मिले, यूरोप से भी मिले और कुछ अन्य जगहों से भी प्राप्त होने लगे। अगर आज की तुलना से अगर हम बात करते हैं तो ये पुराने जो हमें सबूत मिले हैं, जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हमें मिले हैं, ये सब मिल करके एक दुनिया बनाते थे जिसे हम लोग ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। आज के समय से अगर तुलना करते हैं तो उस पुरानी दुनिया को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड के नाम से बताते हैं, या कह सकते हैं एक पुरानी दुनिया है। हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की अपेक्षा एक पुरानी, एक ओल्ड वर्ल्ड है, पुरानी दुनिया है जिसमें पुराने एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जिन्होंने जीवन जीना शुरू किया था, या कह सकते हैं एक नए तरीके से, एक नई सोच के साथ अपने लाइफ को चेंज करना शुरू किया था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एग्जिस्ट एट दिस टाइम। बोल रहा है फिगर 4.6 में आपको एक फिगर मिलेगा जिसमें दिखाया गया है कि जो ह्यूमन के जो स्कल्स होते हैं, उनके जो कंकाल है, सिर के जो कंकाल हैं, उनमें अलग अलग कुछ स्पेसीज पाए गए हैं। सभी कंकालों में कुछ न कुछ विशिष्ट असमानताएं हैं, कुछ अलग अलग है, कुछ अलग टाइप के उनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। वही बोल रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, पुराने ज़माने में अलग अलग प्रकार के एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो जिनकी जो आयु है, या कह सकते हो कि उनकी जो अनुमानित काल बताई गई है, वो करीब 3.3 मिलियन ईगो तक बताई गई है, 3 लाख वर्ष पुरानी तक बताई गई है। दैट वन ऑफ दिस एंसेस्टर्स मेड द earliest स्टोन टू। और यह भी कहा गया है कि उन्हीं में से जो 3.5 लाख पहले के जो हमें एंसेस्टर्स के जो कंकाल मिले हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने ही स्टोन टूल बनाने की शुरुआत की होगी, पत्थरों से हथियार बनाने की शुरुआत की गई होगी। उन पूर्वजों के द्वारा ही एक नए जीवन की शुरुआत की गई होगी, और जिसके हम लोग आज वंशज हैं। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे कि हमारे जो पूर्वजों की अगर हम बात करते हैं तो वो पुराने ज़माने में अलग अलग जगहों पर हुआ करते थे, अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। उन सबों में कुछ समानताएं भी थी और कुछ असमानताएं भी थी। डिटेल उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में डिटेल हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उनके स्कल से यह अंदाज़ा लगता है कि अलग अलग जगहों में रहने वाले लोगों के जो स्कल्स हैं, ह्यूमन जो बॉडीज़ होते हैं, स्केल्टन्स होते हैं, वो लगभग एक जैसे थे, लेकिन उनमें कुछ असमानताएं थी। यही इसमें फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए सबसे पहले आता है होमो हैम्बिल्स। होमो हैम्बिल्स की अगर बात करते हैं तो ये
ओल्डुवाई गॉर्ज है जो तंजानिया और केनिया के आसपास में है। ये फिगर उस जगह पर से ये स्कल में प्राप्त हुआ है। तो इनके स्ट्रक्चर में और बाद के जो मिले हैं अलग अलग जगहों पे हमें जो स्ट्रक्चर मिले हैं उनमें देखिए हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग हमेशा मिलती रहती है, मगर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, जो कुछ समय के बाद ये जो स्टार्टिंग मानव है 2.6 मिलियन ईयर हो, यानी कि काफ़ी पुराना है। इसके ह्यूमन स्केलेटन है 2 से लगभग 6 मिलियन पुराना होगा। उसके बाद 2 मिलियन एक ईयर अगो, यानी कि 2 लाख वर्ष पहले जो ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं उन्हें हम लोगों ने होमो इरेक्टस नाम दिया था। होमो इरेक्टस ये वही होमो इरेक्टस थे जो अफ्रीका से निकल करके किसी दूसरे क्षेत्र में चलना शुरू कर दिया, या फिर अपने जो मूल परिवेश था वहाँ से निकल करके किसी दूसरे जगह पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मूवमेंट के लिए। अब एक जगह से निकल कर दूसरे विश्व के अलग अलग कोनों में घूमना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है होमो निएंडरथैलिसिस। ये जो प्रूफ मिला है ये करीब यूरोप के आसपास का है, यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया की, और करीब 40,000 साल पुरानी यह स्केलेटन को बताया गया है। तो ये जो इमेज हम लोग देख रहे हैं इसको देखने का यह मतलब है कि पहले के हमारे जो इमेज स्केलेटन था उसका स्ट्रक्चर कुछ और था, लेकिन बाद में हमारा जो स्केलेटन है वो बिल्कुल अलग परिवर्तन से चेंज हो गया। उसकी हल्के साइज छोटे होने लगे, उनमें जो उभार था वो धीरे धीरे कमने लगा। उसके बाद आता है लिविंग ह्यूमन होमोसेपियन, और ये जो वर्तमान ह्यूमन जो हम लोग जो डेवलप हुए हैं या हम लोग के जो वंशज हुए, हम लोग के जो एंसेस्टर्स हुए थे वो कहलाते थे होमोसेपियन। ये उनकी स्पेसीज है जो आज हम लोग इस एरिया में सर्वाइव करते हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं। ये हो गए हमारे ह्यूमन के होमोसेपियंस, हमारे पूर्व वंशज। और ये जो बाकी इमेज है इन्हें आप ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारे भी वंशज है, लेकिन यह मूल रूप से होमोसेपियन के वंशज ज़्यादा कहना इनको आसान होगा, क्योंकि इनसे होमोसेपियन का विकास हुआ और इस होमोसेपियन से हम आज के मॉडर्न ह्यूमन का विकास हुआ है। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बॉडीज़ की, उनके स्केलेटन हम लोग को प्राप्त हुए थे। बोल रहा है ये जो अलग अलग एरिया से हमें स्केलेटन मिले हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। फिगर 4.6 में हमने अभी देखा कि किस तरह से अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग टाइप के स्केलेटन मिले हैं। उनके इंटरनली स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन हुए थे और समय के साथ ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होते चले गए। उनमें कुछ जो माइनर्स थे वो कमते चले गए, कुछ डेवलपमेंट शुरू होने लगा। इसके साथ साथ दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सो कॉल्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहा जाता है कि ये जो स्केलेटन चेंज होने वाली बात है, या फिर कह सकते हो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे जिन्होंने पत्थरों से हथियार बनाने के लिए सीखा था, ये वो समय था, पत्थरों से जो हथियार बनाने का जो समय था ये वो समय था जब हम लोगों के व्यवहार में, कह सकते हो कि हमारे अंदर मानव व्यवहारों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। किसी ने पत्थरों से हथियार बनाए होंगे, बोला किसी कुछ जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने से ही कुछ लोगों ने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया, और इन हथियार बनाने के बाद ही हमारे अंदर जो है वो मानव की प्रवृत्ति आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये हथियार बनाने की कला ही हम मानवों को जानवरों से बिल्कुल अलग करती है। हमारे अंदर जब डेवलपमेंट की भावना आई, हम जो हथियार बनाना शुरू कर दिए, ये हमें जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिए हैं। ये हथियार बनाने का जो निर्माण करने की जो क्षमता हमारे अंदर आई, इसी के कारण मानव के व्यवहारों में, ह्यूमन बिहेवियर में, और साथ ही साथ कह सकते हो कि हमारे लाइफ स्टाइल में काफ़ी अस्थिरता आने लगी। मानव व्यवहार, और इसी समय काल को मानव व्यवहार की शुरुआती समय काल कहा गया। कह सकते हो यही जो वो स्टोन टूल्स जो बनाने की शुरुआत हो गई, उस समय को मानव व्यवहार की स्टार्टिंग पीरियड कहा जाने लगा। अब बात यह है कि कैसे हम लोग कह सकते हो कि हम जानवरों से अलग हो गए। तो हमारे अंदर और जानवरों के अंदर में बस यही अंतर बेस माना गया हमारे जियोलॉजिस्ट के द्वारा, कि जब हम लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया और साथ ही साथ
हथियार बनाना शुरू कर दिया तो हम धीरे धीरे अलग होने लगे। जैसे देखिए आगे लिखा हुआ है, हु डू नॉट पोसेस द कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव का मतलब हो सकता है संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव का मतलब हो गया संज्ञानात्मक विकास। बोल रहा है ये जो हथियार बनाने की जो कला हमने सीखी, ये कॉग्निटिव एबिलिटी ही हमें जानवरों से अलग करती है। कॉग्निटिव एबिलिटी टू मेक सच ए टूल्स। बोला ये जो टूल्स बनाने के जो हमने कला सीखी, यही हमें जानवरों से अलग करती है। दस ह्यूमन बीइंग केम टू नोन एज होमिनिन्स। और उसके बाद हम लोग क्या बन गए? होमिनिन बन गए। अब होमिनिन क्या होता है वो समझिए। होमिनिन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पेशलिटी होती है कि पुराने होमो इरेक्टस और होमिनिन में क्या अंतर था। होमो इरेक्टस जो थे वो भी एक प्रकार के होमिनिन ही थे। अब होमिनिन के एक स्पेसिफिक टाइप को हमने होमो इरेक्टस इसलिए कहा। होमिनिन का मतलब कर सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज़ पे भी। होमिनिन का कर सकते हैं कि वैसे स्पेसीज जिन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया। वैसे स्पेसीज जिन्होंने जो 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, मानव के एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उनके अंदर मस्तिष्क का विकास हुआ, यानी कि माइंड डेवलपमेंट शुरू हो गया। सोचने की क्षमता बढ़ने लगी, समझने की क्षमता बढ़ने लगी, व्यवहार करने लगे। जानवर आपस में जो ह्यूमंस थे, वो होमिनिन्स थे, वो आपस में व्यवहार करने लगे। और साथ ही साथ हथियारों बनाने लगे, साथ ही साथ औजारों का निर्माण उन्होंने सीख लिया। तीसरा पॉइंट हो गया औजारों का निर्माण भी सीखा। होमिनिन और टूल्स मेकर, होमिनिन और टूल्स मेकर इसलिए कहा गया कि इन्होंने औजारों का निर्माण भी सीखा। और साथ ही साथ जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनके दांत बड़े बड़े हुआ करते थे वानरों जैसे। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब हमारा डेवलपमेंट होमिनिन में होने लगा तो हमारे दांत ऑटोमेटिक छोटे होने लगे। यही है होमिनिन। अब इन शॉर्ट अगर कह सकते हो कि होमिनिन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जो ताकि हम पहचान सके कि क्यों हम लोग जानवरों से अलग हुए और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमिनिन प्रजाति का जन्म हुआ। तो इसकी बेसिक कैरेक्टर्स में यही है कि हमने व्यवहार करना सीखा। पहला हमने व्यवहार करना सीखना, हमने ह्यूमन बिहेवियर सीखा, हमने ह्यूमन बिहेवियर सीखा। दूसरा, हम लोगों ने 2 पैरों पे चलना सीखा, स्टार्ट टू मूव विद द हेल्प ऑफ 2 लेग। तीसरा हो गया डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, सोचने की क्षमता बढ़ी, किसी वस्तु को इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ी, ग्रुपिंग में रहना सीखे, रिस्पेक्ट देना सीखा, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तीसरा हो गया, या उसके बाद चौथा हो गया औजार बनाना, यानी कि टूल्स मेकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। होमिनिन कहा, हम जो पुराने एरेक्टस थे उन्हें होमिनिन उसीलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद और लास्ट, हमारे जो पूर्वजे थे उनके दांतें बड़ी नुकीली थी, लेकिन हमारे जो हम जो इनमें डेवलपमेंट हुआ, हमारे जो एंसेस्टर्स हुए, उनकी दांतें जो थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी। और इन्हीं कैरेक्टर को जिन स्कल्स में देखा गया, उन लोगों को होमिनिन या टूल्स मेकर कहा जाने लगा। The tool that created are sometimes called extracorporeal limbs because they functionate as extension of the human body, helping the people perform tasks they could not be accomplished with their hand alone. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हथियार थे, जो हथियार हमारे होमिनिन के द्वारा बनाया गया था, वो काम कैसे करते थे उसके बारे में बोला गया है। तो ये जो हथियार उनके द्वारा जो बनाए गए जो हथियार थे वो काम करते थे एक्स्ट्रा कार्पोलर के जैसे। एक्स्ट्रा कार्पोलर का मतलब ये समझ लो कि शरीर के बाहर होते हुए भी शरीर का विशेष अंग है। जैसे सिंपल समझना है हथियार या टूल्स, औजार, इक्विपमेंट। क्योंकि होता क्या था कि कई बार बिकॉज दे फंक्शनेट एट द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये जो हथियार थे वो एज ए एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के जैसे काम करते थे। जैसे हमारे हाथ हो गए, कई बार हाथों से जानवरों को पकड़ना या शिकार करना आसान नहीं होता था, इसके लिए वो
हथियार यूज करते थे, और वो हथियार हमारे लिए या उन ह्यूमनीन के लिए एक्स्ट्रा कार्पुलर का काम करते थे, कि उनके हाथों का एक्सटेंशन था, एडवांस था। जैसे आज हम लोग गन वगैरह यूज करते हैं, तो उस ज़माने में वो लोग टूल्स यूज करते थे, लाइक दैट एक्स वगैरह को। helping perform helping people to perform tasks they could not accomplish with their हैंड अलोन। वो ऐसे कामों को हेल्प करते थे, जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट थे, वो जो टूल्स थे वो ऐसे कामों में मदद करते थे जिसे डायरेक्टली हैंड से करना लगभग मुश्किल हुआ करता था या नामुमकिन हुआ करता था। तो उसके लिए वो टूल्स बनाते थे, और ये टूल्स एक्स्ट्रा कार्पोलर की जैसे वर्क करते थे। एक्स्ट्रा कार्पोलर लिम्स यानी कि एक अभिन्न अंग जो शरीर के बाहर होते हुए भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमन मेड दिस टूल्स, यूज देम एंड डिस्कार्डेड देम विथ व्हेन दे रोर आउट। बोल रहा है कि ये उन हथियारों को यूज करते थे, और कई बार जब ये हथियार खराब हो जाते थे तो इसे फेंक भी देते थे। ओवर टाइम दिस डिस्चार्ज टूल गॉट buried in the upper layer of the earth and the later discovered by the archaeologist। बुरा इन टूलों को वो फेंक दिया करते थे। जैसे समझ लीजिए कि उन्होंने हथियार बनाया, तो जब तक हथियार अच्छे कंडीशन में होते थे तो एज ए लिम्प यानी कि शरीर के अंग जैसे वो उन हथियारों से वो काम करते थे। लेकिन जब वो हथियार खराब हो जाते थे, उनकी धारें टूट जाती थी या वो काम के नहीं रहते थे, तो उन्हें वो त्याग देते थे या छोड़ देते थे। और ऐसे ही डिस्कार्टेड टूल हमें प्राप्त हुए हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स के माध्यम से, यानी कि ज़मीन के अंदर से गड़े हुए हमें विभिन्न प्रकार के हथियार भी मिले हैं। और जो ये इस बात का साबित करते हैं कि हमारे जो होमनीन थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्होंने हथियार बनाने की कला सीखी थी। Over time, these discarded tools got buried in the upper layer of the earth and were the later discovered by the archaeologists। बोल रहा है हमने देख रहा था कि जो हथियार, जो हमारे जो होमिनिन्स थे, जो हथियार यूज करते थे, जिसे बनाते थे और यूज नहीं आने पर या ख़राब हो जाने पर जिसे फेंक देते थे, ये वैसे हथियार हमें मिले हैं। कैसे, कहाँ मिले हैं? तो अपर लेयर बेड, मतलब कि उन्हें ज़मीन के अंदर पाया गया, खोद करके निकाला गया है, जो अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड वेयर द लेटर डिस्कवर बाय द आर्कोलॉजिस्ट। मतलब ये ज़मीन पर पड़े हुए थे, ज़मीन में मिट्टी के अंदर दब चुके थे, और जिन्हें बाद में खोद करके ज़मीन से बाहर निकाला गया है। इन सेम वे, जिस तरह से हमें हथियार प्राप्त हुए हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने जैसे हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा यूज किए हुए हथियारों को प्राप्त किया है, सेम ऐसे ही इन द सेम वे द रिमेन ऑफ द सम ऑफ आवर एयरलिएस्ट एंसेस्टर्स वाज buried deep underground and over the thousand or even the millions of years got turned into the fossils। वैसे ही हथियार के जगह पर हमारे जो एंसेस्टर थे, उनके भी साक्ष्य मिले हैं, जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में, डीप में दब चुके थे, और जो दबे हुए कुछ ऐसे थे जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो गए हैं, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर, कुछ हज़ारों साल पुराने हमें साक्ष्य मिले हैं, और कुछ लाखों साल पुराने हमें ऐसे साक्ष्य कई जगहों पर मिलते गए हैं। और वैसे साथ जो ज़मीन के अंदर दब के फॉसिल्स बना लिए थे, ईंधन बना लिए थे, या कह सकते हो फॉसिल्स मतलब जीवाश्म बना लिए थे। बोल रहा है जो हमारे जो एलियर एंसेस्टर्स थे, उनके जो बॉडीज़ हो गए, या उनके बॉडी के कोई अन्य पार्ट, या उनके द्वारा खोजी गई वस्तु, या उनके द्वारा उपयोग की गई जो चीज़ें थी, वे ज़मीन के अंदर बहुत लंबे समय तक दब करके वो फॉसिल्स बना लिए, जीवाश्म बना लिए। और द डिस्कवर ऑफ सच टूल्स एंड द फॉसिल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द एविडेंस दैट हेल्प टू आर्कोलॉजिस्ट। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो एविडेंस में प्राप्त हुए हैं हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा यूज किए हुए, उनके ह्यूमन बोन्स हो गए, या उनके द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट हो गए हैं, या एनी अदर थिंग्स, वो एक काम करते हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट यानी कि फिर से एक उस हमारी इस नई दुनिया के उस पुरानी ओल्ड वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये आर्कोलॉजिस्ट एक अंदाज लगाते हैं कि हमारे जो हिस्ट्रीज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, रिकनेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव। वो बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इतिहास में कैसे रहते थे,
इनके बारे में साक्ष्य जुटाते हैं, और ये तभी संभव है जब उन्हें कोई आर्कोलॉजिकल सोर्स प्राप्त हो, क्योंकि उस पुराने ज़माने में रिटन सोर्स मिलना पॉसिबल नहीं था। उस समय के कोई रिटन सोर्स नहीं है, तो ये लोग एविडेंस के रूप में, हिस्टोरिक के रूप में ब्यूरेट से निकाली गई चीज़ें, फॉसिल्स हो गए या फिर स्टोन्स हो गए जो ज़मीन के नीचे दब चुके थे, उन्हें निकाल करके फिर से एक हिस्ट्री को एक नए तरीके से तैयार करते हैं और रिलेट करते हैं मॉडर्न ज़माने में और एंशियंट हिस्ट्री में, यानी कह सकते हो पुरानी हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को रिलेट करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहा करते थे। It is through such the finding that we know that Homo habilis handyman lived in Africa, especially in the old ओल्डुवायर गॉर्ज। और ये जो गॉर्ज है वो कहाँ पाया गया है? तो तंजानिया और केनिया में। चल रहा है कि ये जो हम लोगों को जो प्रूफ मिले हैं, हम लोगों के जो स्पेसीज मिले या हम लोगों को जो स्केल्टन्स मिले हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक स्केल्टन हमें प्राप्त हुआ है जिसे होमो हैबिल्स कहा गया है। और ये होमो हैबिल्स के जो स्केल्टन थे वो अफ्रीका से प्राप्त हुए थे ओल्डुवाई गॉर्ज से, अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉर्ज से, जो तंजानिया और केनिया में स्थित है। और ये होमो हैबिल्स को ह्यूमन के या हमारे एंसेस्टर के सबसे पुराने वंशज के रूप में जाना जाता है, हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स के रूप में जाना जाता है। फिगर में नीचे दिया हुआ है कि ये करीब 2 से लेकर के 6 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि होमो हैबिल्स कौन थे, तो यह अंदाज लगा लीजिए कि हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स में होमो हैबिल्स आते हैं, जिनका विकास हुआ था या जिनके जो साक्ष्य मिले थे वो अफ्रीका के आसपास में मिले हैं। और अफ्रीका में स्पेशली 2 कंट्री है, तंजानिया और केनिया। उसके बाद आता है एट नोट एयरलियर द सक्सेसर ऑफ होमो इरेक्टस, द इन्वेंटर्स ऑफ हैंड एक्स एंड द क्लेवेरिज। बोल रहा है उसके बाद जो होमो इरेक्टस के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। होमो इरेक्टस जो थे उनका साक्ष्य हमें क्या मिला है? उनके हैंड एक्स यानी कि हथियार या कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ ये होमो इरेक्टस से जो फर्स्ट माइग्रेशन के प्रूफ भी प्राप्त हुए हैं कि होमो इरेक्टस जो थे वो फर्स्ट माइग्रेशन का भी प्रूफ प्राप्त हुआ कि जो अफ्रीका से निकलकर कंट्री के अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग एरिया में ट्रैवल किए। और इनके जो प्रूफ हमें मिले हैं वो साथ ही साथ यूरोप और एशिया में भी प्राप्त हुए हैं, और स्पेशली इनकी अगर बात करते हैं तो ऐसे होमो इरेक्टस रिफ्ट वैली में मिले थे। होमो इरेक्टस के जो प्रूफ मिले हैं वो रिफ्ट वैली में मिले हैं। रिफ्ट वैली कहाँ? तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, अफ्रीकन रिफ्ट वैली के आसपास, सेम स्ट्रक्चर या कह सकते हो कि सेम टाइप के, सेम समय के जो दूसरे बोन मिले या दूसरे जो एविडेंस मिले हैं वो यूरोप और एशिया में भी प्राप्त हुए हैं। इन शॉर्ट यह कल समझ लीजिए कि होमो जो इरेक्टस थे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल करके दूसरे कॉन्टिनेंट में घूमने वाले पहले डेवलप्ड पर्सन थे, पहले डेवलप्ड होमिनिन हुआ करते थे जो हमारे एंसेस्टर थे। अब इनको पहचाना कैसे गया है? तो सेम स्ट्रक्चर के हमें पहले अफ्रीका से भी प्राप्त हुए, अफ्रीका में रिफ्ट वैली के पास से प्राप्त हुए, अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास से प्राप्त हुए, और ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर हमें एशिया और यूरोप के अलग अलग जगहों से भी प्राप्त हुए। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, वाइल ऑल ह्यूमन एंसेस्टर्स वेयर टूल मेकर। हमारे जितने भी एंसेस्टर्स मिले हैं उन्हें टूल मेकर कहा गया था। टूल मेकर इट मीन्स होमो हैबियल्स, होमो इरेक्टस और साथ ही साथ होमो निएंडरथैलिसिस। ये 3 जो हमारे जो एंसेस्टर्स के जो स्किल मिले या स्कल जो प्राप्त हुआ, उनमें यह अंदाज़ा लगाया गया है कि वो लोग नॉर्मली टूल मेकर्स हुआ करते थे। टूल मेकर्स यानी कि पत्थरों या लकड़ियों या नेचुरल चीज़ की सहायता से उन्होंने हथियार बनाना सीखा था। लेकिन
इट वाज द होमो सेपियन दैट डेवलप्ड द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम होमो सेपियंस की बात करते हैं तो जहाँ बाकी 3 होमिनिन ने हथियार बनाना या यूज़ करना सीखा, वहीं होमो सेपियन ने एडवांस टेक्नोलॉजी का भी प्रूफ दिया है। क्योंकि होमो सेपियन के समय में अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को भी बनाया देखा गया है। इसीलिए कहा गया कि होमो जो सेपियंस थे, होमो सेपियन वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पर्सन थे या सबसे ज़्यादा डेवलप होमिनिन थे, और इन्हीं होमो सेपियन से हमारा विकास हुआ है। Earlier human history is divided into the distinct period based on the technology and process। बोल रहा है आविष्कार के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, हमारे जो प्रौद्योगिकी थी उसके आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर हिस्ट्री को कई भागों में बांटा गया है। द ह्यूमन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू द डिस्टिंक्ट पीरियड ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ा खासकर टेक्नोलॉजी के आधार पर कई बार हमारे जो हिस्ट्रीज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग आधार पर, अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर। such as the development and use of the tools is beginning for agriculture and change in human lifestyle and settlement pattern। मतलब यह भी बात सही है कि हम लोगों ने जब हथियार बनाना शुरू किया, हथियार बनाने के लिए सीखा, हथियार का यूज करने के लिए सीखा, तो उसके बाद हमारे लिए जो थे ऐसे टूल, सच एज द डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ टूल्स, पूरा ऐसे टूल भी बनाना सीखने लगे जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाने लगा, और साथ ही साथ हम लोगों ने खेती करना भी शुरू कर दिया। पहले हम लोग जो हमारे जो एंसेस्टर थे उन्हें खेती करना वगैरह नहीं आता था, तो जब उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया तो उसके साथ साथ उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया, और उसके बाद थोड़ी बहुत खेती भी करने शुरू कर दिए थे। क्योंकि जो होमो सेपियन थे वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ना कि व्यवहारित लोग थे, उन्हें व्यवहार करने या फिर समाज में रहना ज़्यादा पसंद था। इसलिए अब ये लोग धीरे धीरे जो होमोसेपियंस थे वो धीरे धीरे सेटल होने लगे, घर बनाने लगे, और अपने एग्रीकल्चर लाइफ को स्टार्ट कर, यानी कि उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। और इसी से कारण से चेंज इन ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड सेटलमेंट पैटर्न, अब ये जो हमारे होमिनिन थे जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, वो एक जगह अस्थिर से सेटलमेंट होने लगे, आराम से घर बनाकर रहने लगे।